वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुधाकर मिश्रा शिक्षा गौरव पुरस्कार से हुए सम्मान। मुंबई भाईंदर नगर पूर्व के जेसल पार्क में रहने वाले वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सुधाकर मिश्र को प्रतीक्षा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सुधाकर मिश्रा हिंदी विभाग एल्फिस्टन मुंबई पूर्व अध्यक्ष रह चुके। वह 36 वर्ष तक शिक्षा विभाग में सेवा दे चुके हैं। 4 आलोचनात्मक पुस्तकें, 21 पुस्तकें रचनात्मक लेखन पर, कविताएं, व्यंग, खंड काव्य और महाकाव्य पृथु प्रकाशाधीन। 3 विद्यार्थियों ने मिश्र जी की साहित्य पर पीएचडी भी किया है। लगभग आधा दर्जन विद्यार्थियों ने इनके साहित्य पर एमफिल किया है। वहीं 9 विद्यार्थियों ने मिश्र जी के निर्देशन में शोध ग्रंथ जमा करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया है। मिश्र जी को महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी पुरस्कार, उत्तर प्रदेश साहित्य संस्थान जैसे दर्जनों सम्मान मिल चुके हैं। महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के सदस्य भी हैं। 85 वर्ष की उम्र में साहित्यिक सक्रियता और लेखन यथावत चल रहा है। मिश्र जी की सहजता, सरलता, अपनापन पर विशेष ध्यान से प्रभावित करता है। संपा, कुर्सी, रामोदय जैसे विशाल पुस्तक के रचयिता डॉक्टर सुधाकर मिश्र का जीवन दर्शन अपने आप में एक साहित्य है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ व्यंग्यकार व सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष भोलानाथ मूर्धन्य भारतांचली ने की। वह संचालन महर्षि दयानंद सरस्वती कॉलेज परेल के हिंदी विभाग अध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद शुक्ल ने की। कार्यक्रम में प्रतीक्षा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र द्वारा डॉक्टर सुधाकर मिश्र को सम्मान चिन्ह, पुष्प, शॉल, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन केसीएन क्लब के अध्यक्ष नंदन मिश्र त्यागी सहित अन्य अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर सुधाकर मिश्र ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। साथ है डॉक्टर सुधाकर मिश्रा जी। शिक्षा और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने हेतु आज उनका सम्मान किया गया है। शिक्षा गौरव सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है प्रतीक्षा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से। तो सबसे पहले हम एक तो आपको शुभकामना देंगे और 2 शब्द आपसे जानना चाहेंगे कि आपने साहित्य के क्षेत्र में तो बहुत सारे काम किए हैं। सबसे पहले तो थोड़ा आपका एक संक्षिप्त परिचय अगर आ जाए तो श्रोताओं को पता चलेगा आपके विषय में। देखिए, मेरा जन्म ग्राम धनवतिया, पोस्ट बरवा बाजार, जिला वाराणसी में हुआ था। अब वो वाराणसी न रह करके भदोही हो गया है। संवत 1993 का मेरा जन्म है, लेकिन सर्टिफिकेट में उसे सन 1939 लिखा गया है। तो उससे 2-3 साल का अंतर पड़ जाता है। और मेरे पिताजी का नाम पंडित नारायण मिश्र कवि जी था, जो कविताएं की कभी कभी लिख भी लेते थे। और मेरा छोटा भाई जो है मधुकर, वो साहित्य जगत में आकर काफ़ी नाम कर रहा है। एक भाई और था मेरा जो गुजर गया। यही हमारा संस्कृत परिवार रहा। और आपका जीवन क्षेत्र में कुछ क्या आपने जीवन में किया, किस सेक्टर से थे आप? नहीं, मैं तो शिक्षा जगत में ही रहा, लेकिन इसके अलावा भी मैंने बहुत मेहनत की ज़िंदगी में। खेती भी करता था, पढ़ाता भी था। यहाँ से गांव में जाकर खेती करता था। सामाजिक दृष्टि से भी मैंने काफ़ी काम किया। बचपन में हम लोग खूब फगुआ गाते थे, फगुआ लिखते थे, मिलना जुलना सब बराबर चला करता था। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रही, लेकिन हम यही चाहते थे कि हमारा गांव, हमारा समाज उन्नत करे। बहुत बच्चों को मैंने प्रेरणा दी जिन्होंने पढ़ाई की। वैसे जब मैं बच्चा छोटा था तब मेरे गांव का लक्षण ये था, ये धनवतिया यानी भाला कणासा वाला गांव है, पहलवानी वाला गांव है, जो अब काफ़ी हमारे पास सुधर गया है। अभी आज के इस शुभ अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे जो टीम की तरफ से या जिस संस्था की तरफ से आपको सम्मानित किया गया है? मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की बड़ी कृपा है जो आप लोगों ने मुझे सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ सम्मान नहीं होता, ये हमें खुश नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा सम्मान हुआ है। इस सम्मान के द्वारा आपने हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व, एक जिम्मेदारी डाल दी है कि मैं अपने आप को उसके योग्य बनाऊं और अच्छा लिखने का प्रयत्न करूं।
शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व योगदान है आपका। आपके उम्र और अनुभव के हिसाब से निश्चित ही नवयुवक शिक्षा के क्षेत्र में या लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में जो लोग जा रहे हैं, उनके लिए एक मूलभूत तरीके से अगर हम कहेंगे कि कुछ एक प्रेरणादायक या जो आवश्यक मार्गदर्शन है, ऐसा कुछ अगर देना चाहेंगे तो उनको भी इससे मदद मिलेगी। देखिए, साहित्य चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, वो भाषा की कला है। तो का पहला संदेश तो ये मैं दूंगा कि पढ़िए खूब। पहले आप भाषा तैयार कीजिए। आपकी भाषा जब जोरदार होगी, भाषा की दृष्टि जब आप प्रौढ़ हो जाएंगे, तब आपकी कविता भी, आपका साहित्य भी प्रौढ़ होगा, उसमें प्रौढ़ता आएगी। दूसरी चीज़ें सिर्फ मतलब एक ऐतिहासिक इतिहास लिखना नहीं, आजकल लोग लिखते हैं उसमें लक्षण, व्यंजना, ये सारी चीज़ें गायब हैं। जब ये रहेंगी तो कविता अच्छी बनेगी। लेकिन एक सबसे बड़ी महत्व की बात है, मेहनत कीजिए। अब बिना मेहनत के आप साहित्य भी नहीं लिख सकते। पहले मेहनत कीजिए, यानी पढ़िए, पढ़ करके उस रचनाकार से प्रेरणा ग्रहण कीजिए और फिर लिखने की कोशिश कीजिए। लिखने के बाद देखिए कि हम उसके सामने कहाँ तक हैं जिसने हमें प्रेरणा दी है। आप पिछले 50 वर्षों से साहित्य और शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो उस समय और आज के समय में कुछ कमियां, कुछ बुराइयां, कुछ गलतियां आपकी नज़र में आई होंगी, तो क्या परिवर्तन दिखता है आपको आज के साहित्य में और पहले जो चीज़ें थी उसमें? देखिए नंदन जी, परिवर्तन ये है कि आज जितने साहित्यकार हैं पहले उतने नहीं थे। आज जैसे संस्कृत में कहा जाता है मिश्र कि गेहे गेहे कलौ काव्यम श्रोता तत्व पूरे पूरे। तो गेहे गेहे तो आज ही कवि हैं, आज ही साहित्यकार हैं, भले ही उनका श्रोता न मिले। तो लिखने वाले बहुत बढ़ गए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लिखने के बाद जो 4 लोग बैठ करके अर्थ लगाते हैं, वो परंपरा गायब है। कविता, कोई भी साहित्य हो, वो तभी महत्वपूर्ण है जब उसमें अर्थ गौरव हो। देखिए, कविता की परिभाषा मैंने बनाई थी, शब्द सौंदर्य, अर्थ सौंदर्य, भाव सौंदर्य और छंद सौंदर्य से युक्त वह रचना जो लोक मंगल कारिणी हो, वही कविता है। तो शब्द आ गया, शब्द के बाद अर्थ आना ही चाहिए। अर्थ नहीं आया, अगर वैसे मैं जाता हूँ, खाता हूँ, यही रह गया, उसके द्वारा अप्रत्यक्ष कोई बोध नहीं हुआ, तो उसका उतना महत्व नहीं होता। तो आजकल लिखते लोग बहुत हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो उसमें सौंदर्य लाने की कोशिश, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, कम कर रहे हैं। तो ये तो अंतर आया है। जो पहले जो लिखते थे हम लोग छोटे छोटे से, वो मुझे तो लगता है बनारस से कम महत्व के साहित्यकार वहाँ हो गए। अरे यहाँ मुंबई की अपेक्षा वहाँ के साहित्यकार कम महत्व के हो गए। उनकी रचनाएं भी मुझे उतनी कमजोर लगती। चलिए, अब एक अंतिम प्रश्न है। आज मीडिया, सोशल मीडिया, अन्य कई तरीक़ों से आप ज़्यादा प्रसारित हो सकते हैं, तो पहले की अपेक्षाकृत पहले क्या कमी थी जो आज विकसित हो चुकी है? क्या तकलीफ़ें थी जो आज ज़्यादा अच्छा है? मुझे तो नहीं लगता कि पहले कोई तकलीफ थी। पहले भी कवि सम्मेलन होते थे, अच्छे अच्छे कवि सम्मेलन होते थे। हाँ, आज जो मीडिया है, प्रचार का माध्यम है, ये उस ज़माने में हम लोग जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया उस समय नहीं था। तो ये मीडिया से हम अपना प्रचार करवा लेते हैं। लेकिन मेरी मान्यता मिश्र जी ये है कि प्रचार की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है अच्छा लिखने की। हमारा प्रचार हो जाएगा, उससे क्या मिलेगा? जबकि हमारी रचना अच्छी नहीं हुई, हमारी रचना में कोई शक्ति नहीं हुई। देखिए, रचनाकार लिख देता है, लिखने के बाद बहुत दिनों तक उसको पहले कोई नहीं जानता था। कालिदास को कौन जानता था? लेकिन एक समीक्षक हुए, उन्होंने उनका अर्थ लगाया और फिर आगे तो जब दम है तो बिना प्रचार के भी वो रचना सामने आएगी। अब प्रसाद जी का कितना प्रचार हुआ, वो तो किसी कवि सम्मेलन में भी नहीं जाते थे। लेकिन जब रचना का सौंदर्य उजागर हुआ
तब उनका महत्व बढ़ा। तो आपका कहने का मतलब है कि साहित्य और कलमकार की कलम में अगर दम है हाँ। तो बिना प्रचार किए भी वो समाज के सामने आएगी। आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रतीक्षा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी भी यहाँ हैं, तो मैं आपसे भी चाहूँगा कि 2 शब्द आज के इस मौके पर। धन्यवाद आदरणीय नंदन जी। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रतीक्षा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना हुई क्यों, और स्थापना के पश्चात इसके जो उद्देश्य और लक्ष्य थे उसको लेकर के हम कहाँ से चले थे और कहाँ पर आकर पहुँच रहे हैं। तो छोटे छोटे संदर्भों में मैं बता दूं कि प्रतीक्षा मेरी बेटी थी। 18 वर्ष की उम्र में रोड एक्सीडेंट उसका हुआ था 2007 में। 2008 में प्रतीक्षा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से यह मैंने संस्था बनाई। इस संस्था का लक्ष्य मैंने ये रखा था कि बेटी के नाम पर एक गर्ल्स डिग्री कॉलेज में खोलूँगा, जिसमें मैं सफल नहीं हो सका, कारण उसके मैं नहीं गिनाऊंगा, लेकिन उसके माध्यम से मैंने दूसरे सामाजिक कार्यों में उस चीज़ को ले जा करके स्थापित करने का प्रयास किया। जैसे हमारा समाज कभी धार्मिक यात्रा करता है 4 धाम की, तो बद्रिकाश्रम जाता है। मैंने बद्रिकाश्रम में उसके नाम से एक आश्रम बनवाया। लोग हमारे क्षेत्र के गया जाते हैं, तो गया में एक हमने स्थान बनवाया है जहां लोग जा कर के वहां रह सकते हैं, और जो भी अपने पितृपक्ष या पितरों को पिंडदान देना है वहां निःशुल्क सेवा उनकी की जाती है। दूसरा कि मैंने इलाहाबाद के झूसी में 3रे फ्लोर पर 10 रूम का एक ऐसा आवास बनाया है जो उन गरीब बच्चों के लिए दिया जाता है जिनके पास इलाहाबाद में आकर पढ़ाई करने के लिए अर्थ की तंगी होती है या अर्थ से वो प्रभावित होते हैं। तो निःशुल्क रूप में मैं उन कमरों को प्रतीक्षा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा वो प्रदान किया जाता है। बहुत सुंदर। और इसके संदर्भ में एक और मैंने विंगा उठाया कि हमारे यहाँ एक विद्यालय था, जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जो हमारे दादाजी के नाम से अब हो गया है, अक्षयवर मिश्र जनता माध्यमिक विद्यालय। उसमें मैं प्रतिवर्ष 5 ऐसे गरीब विद्यार्थियों को प्रतीक्षा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट फीस के रूप में उनका सहयोग करता है जो फीस देने में सक्षम नहीं है। और एक नई विधा मैंने ये पिछले 5-6 वर्षों से तैयार किया है कि हमारे क्षेत्र में 80% से जो ऊपर जो भी विद्यार्थी मार्क अर्जित करते हैं, प्रतीक्षा मेमोरियल ट्रस्ट उन्हें सम्मानित करता है और उन्हें सम्मान प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में ही, चाहे आप भले नौकरी में हों, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, समाज के क्षेत्र में हो, जिसमें भी आपने अद्भुत और उत्कर्षमय उपलब्धि हासिल किया है, उसके लिए प्रतीक्षा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट आपको सम्मानित करके उस प्रेरणा को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ये मेरी छोटी सी भूमिका है और इस भूमिका को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नंदन जी, तो आज जो ये शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान करने का जो ये अवसर मिला है, तो आपने शिक्षा जगत को आगे बढ़ाने के लिए मैं यह सम्मान लोगों का नहीं कर रहा हूँ, मैं यह सम्मान लोगों को देकर के स्वयं सम्मानित हो रहा हूँ। मेरा स्वयं वहाँ तक मेरी पहुँच हो रही है, मैं वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ, माध्यम प्रतीक्षा मेमोरियल ट्रस्ट है। बिल्कुल। तो शिक्षा के लिए आपने इतना महान काम किया है और कर रहे हैं, तो लोगों के लिए भी कुछ प्रेरणा के लिए 2 शब्द देना चाहेंगे? शिक्षा मैं चाहूँगा प्रतीक्षा मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से इसके आर्थिक स्थिति को लेकर के, इसके साहित्यिक स्थिति को लेकर के, इसकी और भी दूसरी जो भूमिकाएं हैं जो बनती हैं इसके अंतर्गत, वहाँ ये प्रयास होगा कि हम वहाँ तक पहुँचे, उन लोगों तक इसके जो अभाव हैं उसकी पूर्ति करें। तो ये भी इसका एक लक्ष्य ही है जो अभी मैं आरंभ नहीं कर पाया हूँ, ये शायद समय के कारण या मैं अपनी व्यस्तता के कारण या जो भी कारण इसके हों, लेकिन मैं इस पर काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, धन्यवाद। हाँ, आज इस अवसर में शिक्षा क्षेत्र के महर्षि दयानंद कॉलेज परेल के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर उमेश चंद शुक्ला जी भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस शिक्षा के सम्मान में एक शिक्षाविद आप हैं और शिक्षा की ही सेवा कर रहे हैं, वो भी हिंदी की सेवा कर रहे हैं, तो आज इस अवसर पर आपका भी 2 शब्द ज़रूर बनता है। तो सबसे पहले तो इस सम्मान के विषय में डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी के विषय में आपकी 2 शब्द, आपकी उनके प्रति क्या अभिव्यक्ति है? मित्रों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है।
प्रतीक्षा मेमोरियल ट्रस्ट ने मुंबई के बड़े शिक्षाविद डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी को सम्मानित करने का निर्णय किया और उनके दरवाजे तक चल के आए। डॉक्टर सुधाकर मिश्र जी की जब चर्चा चलती है तो संपा से शुरू होते हैं, इनका पहला ग्रंथ है और एक बहुत ही बेहतरीन मील का पत्थर रामोदय खंड काव्य इनका है। और रामोदय को जो सवाल अभी आप पूछ रहे थे मिश्र जी से, सही बात यह है कि मीडिया का, समीक्षकों का जैसे बहुत ज़्यादा उसे प्यार दुलार अपनापन नहीं मिला, नहीं तो शायद रामोदय जो है अपने जिस वितान को तानता, मिश्र जी का यश जो मुंबई के बाहर पूरे देश में है, शायद उसमें वो चार चांद लगाता। वक्त के साथ जैसे कालिदास को मल्लिनाथ मिले तो कालिदास की पहचान मिली, वैसे कोई समीक्षक मिलेगा डॉक्टर सुधाकर मिश्र को, क्योंकि रचना में दम है, कलम में दम है, कलमकार में दम है, शिक्षक में दम है। तो ही प्रतीक्षा मेमोरियल ट्रस्ट, सामाजिक साहित्यिक जागरूकता मंच, केसियन क्लब खुद चल के इनके दरवाजे पर आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो नंदन जी, आप इस बात को जानिएगा कि आज एक कलम की, एक व्यक्ति की और एक व्यक्तित्व का सम्मान करके प्रतीक्षा मेमोरियल ट्रस्ट और डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी बहुत ही अच्छा, सराहनीय, उत्कृष्ट कार्य किए। धन्यवाद धन्यवाद। This program is co-sponsored by UPL Limited, the global leader in sustainable agricultural solutions. Unit PL 10 E51, 1/2 E52 Tarapur MIDC, Boisar Palghar. नमस्कार दोस्तों, केशियन हेडलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन हेडलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।